ओके विद्यार्थियों, महाप्रज्ञा कॉलेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग पाठशाला की इस 16वें कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज गांधी जी और शास्त्री जी का जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि गांधी जी की अहिंसा की नीति और शास्त्री जी का सादगीमय जीवन, वेदागमय जीवन को हमारा अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, तो निश्चित रूप से भारत सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा और नैतिक रूप से भी विकसित होगा। भले ही हम समृद्धि की ओर अग्रसित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ की जो कमी नज़र आ रही है वो है नैतिक पतन, नैतिकता की कमी। तो मैं चाहता हूँ कि आज की इस शुभ अवसर पर आप सभी यह प्रण लें कि गांधी जी की जीवन शैली और शास्त्री जी की राजनीति में रहकर इतना बेहतरीन जो काम किया और उनकी निजी ज़िंदगी साथ में राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के बाद भी बहुत साफ रही, इसकी चमक, इसकी सुगंध आज हम सभी को मिल रहा है। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, रेल हादसा होने पर खुद उसकी जिम्मेदारी लेकर रेल मंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया और इनके जीवन पर बहुत सारे यूट्यूब में, सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहे। आप शास्त्री जी और गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे जो दो चीज़ अच्छी लगी दोनों की, एक तो सादगी और दूसरे की अहिंसा, इस दोनों नीति को हम अपने जीवन का हिस्सा जहाँ तक हो बनाएं, तो निश्चित रूप से हम अच्छे बनेंगे, भारत अच्छा बनेगा, हमारा समाज अच्छा होगा। प्रोग्रामिंग पाठशाला की इस कड़ी में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे। आज सीधा सा कंसेप्ट है ना, इसमें कहीं कहीं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेस्टेड इफ या नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाता है, जब कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाता है और फिर कोई आउटपुट हमें प्राप्त होता है, तो इसी प्रकार की जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसे नेस्टिंग इफ एल्स कहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट का होना। अगर मैं बोर्ड पे लिखूं इफ, यहीं पर कंडीशन आपने दे रखा है जो टेस्टिंग होगा, और फिर इसके अंदर एक इफ, आप देखिए ये एक इफ है, ये एक इफ है। सबसे पहले ये वाला कंडीशन चेक होगा। अगर ये ट्रू होता है तो फिर हम इस कंडीशन पर आएंगे, इस इफ के अंदर आएंगे और इस इफ के ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन फिर ट्रू होता है तो ये जो ब्लॉक है, ये पूरा हिस्सा इस ब्लॉक का, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? सबसे पहले प्रोग्राम का फ्लो इस इफ वाले कंडीशन में आएगा, इसको हम आउटर कहते हैं, आउटर इफ। ये जो इफ है इनर इफ, ठीक है। तो एक कंडीशन चेक होगा, या तो वो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर फॉल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सा कंसेप्ट है, कंडीशन पहले चेक होगी, अगर ट्रू है फिर यहीं पर आएगा, फिर यहीं पर एक और इफ लिखा हुआ है, फिर इस इफ के अंदर ये कंडीशन की जांच होगी, ट्रू होगा तो फिर ये वाला ब्लॉक इवोल्यूट होगा। जो इनर ब्लॉक का इफ है, अगर ट्रू होता है उसका कंडीशन, तो फिर उसकी इनर ब्लॉक का जो स्टेटमेंट इफ के अंदर लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट इवोल्यूट होगा। इसको
नेस्टिंग ऑफ इफ़ कहते हैं। एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट का होना, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स मीन्स one if else or simple if is the statement part of the another if else। एक if है ना, जो किसी दूसरे if का एक हिस्सा है। तो ये जो आउटर वाला मैंने लिखा है यहीं पर, आउटर if के अंदर एक और if कंडीशन लिखा हुआ है ना, ये उसका बॉडी पार्ट है, यहीं से इसका बॉडी शुरू होता है और यहीं पर इसकी बॉडी ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो या तो कंडीशन यहीं पर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फॉल्स होने की स्थिति में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो ब्लॉक है वो इवैल्यूएट होगा, ठीक है। इसको लेके आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेस्ट का मतलब होता है जाल, ठीक है ना। तो नेस्टिंग ऑफ ईफ के अंदर सीधा सा मतलब है ईफ के अंदर ईफ। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम कितने टाइम तक नेस्टिंग कर सकते हैं। एक ईफ लिखा, फिर इसके अंदर ईफ लिखा, फिर इसके अंदर ईफ, ऐसे कितनी बार हम कर सकते हैं। अगर सी का जो कंपाइलर है वो 89 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तब आप इसमें 15 टाइम्स तक ही कर सकते हैं नेस्टिंग। जो नेस्टिंग होगा वो 15 टाइम्स तक ही हो सकता है। अगर आप सी 99 को फॉलो कर रहे हैं, जो कंपाइलर है आपका C99 है, तो ये 127 बार तक नेस्टिंग हो सकता है। C89 के अंदर 15 टाइम तक नेस्टिंग होगा, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, फिर उसके अंदर इफ़, फिर उसके अंदर इफ़, ये मैक्सिमम 15 टाइम तक कर सकते हो। अगर 16 टाइम करोगे आपका कंपाइलर जवाब दे देगा, वो आपको कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि उसकी लिमिट वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जैसे सपोज करो कि मेरे वज़न उठाने की जो कैपेसिटी है वो 5 किलो का है, तो आप मुझे 6 किलो दे दोगे तो मैं कैसे उठा पाऊँगा? नहीं उठा पाऊँगा, मेरे से नहीं उठेगा। तो सेम चीज़ें है। 89 सी कंपाइलर जो है, जो सी की स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, वो 15 टाइम तक नेस्टिंग को हैंडल कर सकता है। लेकिन 99 में सी में फिर एक अपडेशन हुआ, उसको हम C99 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो C99 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो नेस्टिंग है वो 127 बार तक आप कर सकते हो। तो ये जो नेस्टिंग ऑफ इफ़ है, इसे मैं और थोड़ी सी विस्तार से आपको फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। आप फ्लो चार्ट डायग्राम को देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नेस्टिंग क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम नेस्टेड इफ़ का फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। फ्लो चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी फ्लो चार्ट से ये वाला काम होने वाला है। आप डायग्राम को ध्यान से देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस डायग्राम से ही आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक इफ स्टेटमेंट है। यहीं पर मतलब जब प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस इफ के अंदर ये आया है ना, एंट्री हुई फ्लो,
यहीं पर कंडीशन की जांच हुई, तो कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो फिर ये जो स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में, ठीक है, फ्लो जो है अगले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्रोग्राम एंड की ओर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू होता है, तो फिर क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट यहीं पर लिखा होगा, जो भी आपने लिखा होगा आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद में प्रोग्राम की एंट्री फिर दूसरी इफ के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना, ये दूसरा इफ है, इसके अंदर हो जाएगी। तो यही कंडीशन की फिर जांच होगी। तो देखिए ये पहला इफ है ना, ये जो है ये फर्स्ट इफ है। तो यहीं पर कंडीशन की जांच हुई, ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और फिर दूसरी इफ के अंदर आ गया। अगर फॉल्स होता है तो सीधा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके यहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं आएगा तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट है यहीं पर जो कंडीशन है इसकी जब जांच होगी तो कंडीशन की दो ही स्टेट बनेंगे, या तो वो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स अगर होता है तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर फ्लो जो है इस वाली सेक्शन में आ जाएगी। अगर ट्रू होता है ना, अगर ट्रू होता है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर ये इस तरीके से आएगा। हमने लिखा था ना, आपको याद हो, इफ और फिर कंडीशन, आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, और फिर इसके अंदर आपने लिखा इफ, फिर लिखा कंडीशन, ठीक है। एल्स, ठीक है। तो आप देखिए ये फॉल्स जो हो रहा है, इसे इफ का ये फॉल्स वाला पार्ट है, ये ट्रू वाला पार्ट है और ये फॉल्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये इनर इफ है, जिस इफ के अंदर ये लिखा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू होने पर यहीं पर आएगा, ठीक है। ये उसका ट्रू पार्ट है, ये इसकी फॉल्स पार्ट है, ठीक है ना। तो कई बार हमें एल्स स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोग्रामिंग में आपको लगता है यार मेरे को तो फॉल्स वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे फॉल्स पर होने पर कोई आउटपुट नहीं चाहिए, है ना, तो ये कंपलसरी नहीं है आप एल्स स्टेटमेंट लिखें, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आप लिखे या नहीं लिखे, ठीक है ना। और जब कभी भी आप इफ स्टेटमेंट को लिखे तो आप इस प्रकार के जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जैसे इफ लिखा, फिर आपने लिख दिया कंडीशन, और फिर आपने फिर यहीं पर कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है ना, और फिर आपने यहीं पर लिख दिया एल्स, ठीक है, और फिर यहीं पर कोई स्टेटमेंट दे दिया। इस प्रकार के कोडिंग से आप बचे, क्योंकि इस प्रकार की कोडिंग में आपको भी थोड़ी दिक्कत होगा कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने से, कि प्रोग्राम का जो ब्लॉक है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। एक इफ हो, एल्स हो, तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको 5, 7, 10 इफ के अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ हो जाए, तो जो एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज होगे। तो मैं आप लोगों को मेरी व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अनुभव है उसी से मैं आपको कहूँगा कि आप जब भी इफ लिखे या लूप हम लिखेंगे आगे, ऐसे स्टेटमेंट को आप कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं भूलें। जो शुरू होगा वही खत्म होगा। और कर्ली ब्रेस कभी भी अगर प्रोग्रामिंग एरर आती है तो कर्ली ब्रेसेस आप काउंट कर ले। हमेशा कर्ली ब्रेसेस जो है इवन में होना चाहिए, ऑड में नहीं होना चाहिए। जितने शुरू हुए उतने बंद होना चाहिए। आप टोटल कर्ली ब्रेसेस काउंट कर लीजिए। अगर टोटल कर्ली ब्रेसेस आपकी ऑड में आ रहा है, ठीक है ना, जैसे 15 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपने कोई कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गए, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो। तो जितने ओपन होगा उतने ही क्लोज होगा। तो मैंने इसलिए यहीं पर इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, देखिए यहीं पर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। अभी तो ये एक लिखा हुआ है इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लिखा हो तो तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो
इसमें जाना ही नहीं है, आपको कर्ली ब्रेसेस से शुरू करना है और कर्ली ब्रेसेस से ख़त्म करना है। इफ के लिए भी लगाना है, एल्स के लिए भी लगाना है, यही चीज़ें लूप के लिए भी आपको लागू करना चाहिए। ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम अपन देख लेते हैं जिससे आपको और इस स्टेटमेंट को समझने में आसानी हो जाएगी। मेरे ये फ्लो डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया और ये इसका जो एक्चुअली कोड हम लोग लिखते हैं उसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब अपन प्रोग्राम पे थोड़ी सी फोकस करते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं, ये 3 नंबर है अपने पास, और इन 3 नंबर में से कौन बड़ा नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है। 3 नंबर है, जैसे प्रोग्राम शुरू करते हैं वॉइड मेन और अंत करेंगे कर्ली ब्रेसेस लगा के गेट ch सेमीकोलन। ठीक है, यहीं से शुरू होगा और यहीं ख़त्म होगा। अब देखिए 3 वेरिएबल चाहिए आपको, इंटीजर a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 60, c इक्वल टू 10। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ 20 लिख रहा हूँ तो आप भी 20 लिखें, मैं यहाँ 60 लिख रहा हूँ तो आप भी 60 लिखें, मैं 10 लिख रहा हूँ तो आप भी 10 लिखें, मैं a वेरिएबल ले रहा हूँ तो आप भी a ले, वो आपके ऊपर है, आप XYZ ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसी कंसेप्ट में नहीं कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ आप बिल्कुल हुबहू वही चीज़ करें, थोड़ी सी भी अपना दिमाग लगाए। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो सकता है क्योंकि जो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं दैट कैन बी वेरी। ठीक है ना, उसकी वैल्यू अलग हो सकते, बदल सकते, तो आप अपने हिसाब से वैल्यू ले सकते, कोई सा भी 3 इंटीजर आप इसमें ले लेवे। उसके बाद में स्क्रीन को क्लियर कर देंगे और तीनों वेरिएबल को प्रिंट करना है आपको, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, ए इक्वल टू %d, फिर b इक्वल टू %d और फिर c इक्वल टू %d। तीनों वेरिएबल के लिए लिख दिया आपने, फिर a, b, c। हो गया काम। तो a का वैल्यू यहीं प्रिंट हो जाएगी, b का वैल्यू यहीं पर प्रिंट होगा और c का वैल्यू यहीं प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, तीनों वेरिएबल ले लिया और तीनों की वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया। अब हम जांच करेंगे, हमारा कंडीशन जो है वो जांच करेगा कि तीनों में से कौन नंबर बड़ा है। क्या लिखेंगे, इफ, देखिए a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। ठीक है ना, a अगर b से बड़ा है, a अगर c से बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ, a बड़ा हुआ। प्रिंट एफ स्लैश एन, a इज मैक्स। क्लियर। अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो फिर एल्स, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इफ। देखिए अब इफ के अंदर इफ मतलब यहीं पर नहीं हो, वो एल्स वाले पार्ट में भी हो सकता है। इफ क्या होगा, ए को बी से कंपेयर कर दिया, ए को सी से कंपेयर कर दिया, अब क्या बचा, बी। तो अगर बी सी से बड़ा है तो फिर प्रिंट एफ बी इज मैक्स। अदरवाइज क्या होगा, एल्स प्रिंट एफ स्लैश एन, सी इज मैक्स। और ये कर्ली ब्रेसेस बंद, और ये जो एल से शुरू किया इस एल्स को आप यहीं पर ख़त्म कर दें। आ रहा समझ में, प्रोग्राम यहीं से शुरू हुआ यहीं ख़त्म हो रहा है। और हमने ए को बी से कंपेयर किया, ए को सी से कंपेयर किया। देखिए जैसे ए के अंदर 20 था तो 20 को कंपेयर किया किससे,
60 से, ठीक है ना। तो ये जो है ये बड़ा हुआ क्या, क्योंकि जब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो दोनों ही एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये बड़ा नहीं हो रहा है, ए बी से बड़ा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर फॉल्स वाले पार्ट में आपका प्रोग्राम का फ्लो आ जाएगी और फिर कंपेयर होगा बी का सी से। तो बी का वैल्यू क्या है, आपका बी का वैल्यू क्या है 60, तो 60 10 से बड़ा है क्या, 60 10 से बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल 60 10 से बड़ा है, तो बड़ा कौन हो गया, बी बड़ा हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए, जैसे अब अपन कर देते हैं ए का जो वैल्यू है उसको हम बदल देते हैं, ए इक्वल टू 10 कर देते हैं, बी इक्वल टू 20 कर देते हैं और सी इक्वल टू 30 कर देते हैं। तो कंडीशन चेक करिए, ए का वैल्यू बी से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा नहीं, तो फॉल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो यहीं आते ही है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर ये वाला पार्ट ट्रू होगा तो ये अगली वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बाकी होगा नहीं। आप लॉजिकल एंड का आप देखिए, ये दोनों एक्सप्रेशन हमने यूज किया हुआ है, यहीं पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन चेक होता है, यही अगर ट्रू होता है तो फिर ये वाला कंडीशन चेक होगा, अगर यही फॉल्स हो जाता है तो सीधा प्रोग्राम का फ्लो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड की कंसेप्ट आपको पता है, 0 और 0 होने पर क्या होगा 0, और 0 और 1 होने पर भी क्या होगा 0, और 0 1 और 0 होने पर भी 0 होगा, केवल और केवल 1 1 होने की स्थिति में 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, आते ही यहाँ चेक होगा क्या बी सी से बड़ा है, बी का वैल्यू क्या है 20 क्या है 30 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर कंडीशन क्या होगा, फॉल्स वाले पार्ट में फिर आ जाएगा इसका। तो फॉल्स वाले ब्लॉक में आते ही बड़ा कौन हो गया, सी। तो देखिए सी बड़ा है। ऐसे ही अब एक काम कर लेते हैं, वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ए का वैल्यू जो है अपन 30 कर देते हैं, बी का वैल्यू जो है 10 कर देते हैं, सी का वैल्यू जो है 20 कर देते हैं। अब कंपेयर करते हैं, ए बी से बड़ा है क्या, देखिए 30 10 से बड़ा है, बिल्कुल है, 30 20 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो बड़ा कौन हो गया ए। तो इस केस में, इस वाले जो केस है, इस केस के अंदर बड़ा कौन हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है। तो ये आपके लिए नेस्टेड इफ का एक छोटा सा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन काफ़ी लाभदायी रहेगा और आप इसका आनंद लेंगे। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।